हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है। ह्यूमन बीइंग में जो ब्रीदिंग होता है ना, इट इज़ अंडर ड्यूअल कंट्रोल। ठीक है, इट इज़ अंडर ड्यूअल कंट्रोल मतलब इट इज़ अंडर नर्वस एज वेल एज केमिकल कंट्रोल। ठीक है, केमिकल कंट्रोल समझ में आ गया। नर्वस एंड केमिकल कंट्रोल। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, इन ह्यूमन एडल्ट 12 टाइम्स ब्रीदिंग की जाती है पर मिनट। ठीक है, तो जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं या चिल्ड्रन बोलेंगे हम, इनमें होती है 44 टाइम्स ब्रीदिंग पर मिनट। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ब्रीदिंग का जो रेगुलेशन है वो नर्वस और इट इज़ अंडर नर्वस एंड केमिकल कंट्रोल। ठीक है, तो जैसे कि ये जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, नॉर्मल ब्रीदिंग इज अ इनवॉलंटरी प्रोसेस। इनवॉलंटरी मतलब जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है उसे इनवॉलंटरी बोलते हैं। जो अपने आप ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंडर में काम करती है, विच इज़ इनवॉलंटरी। ठीक है ना। एंड अब हम देखेंगे कि जो नर्वस कंट्रोल कैसे होता है हमारे ब्रीदिंग पे। तो इसके लिए हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो वर्क करते हैं। न्यूरॉन्स इन ब्रेन, तो ब्रेन में एक स्पेशल पार्ट होता है जिसे बोलते हैं पॉन्स एंड मेडुला। तो पॉन्स और मेडुला में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये रेस्पिरेशन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये रेस्पिरेशन कंट्रोल करते हैं। सो दीज सेंटर्स आर नोन एज रेस्पिरेटरी सेंटर। तो इन्हें बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, इट रेगुलेट्स द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। ये रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग का रेट जो हमने देखा ना 12 टाइम्स पर मिनट, ये रेट हो गया। और उसकी डेप्थ यानी कितना डीप हम ब्रीदिंग कर सकते हैं, तो ये रेगुलेट किया जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर के द्वारा। तो इस डायग्राम में देखिए, ये जो पार्ट है ये है पॉन्स है और ये मेडुला है। और यहाँ पे जो दो पॉइंट्स दिखाए गए हैं ये है ब्रीदिंग सेंटर्स, या फिर इसे बोलेंगे हम रेस्पिरेटरी सेंटर। तो पॉन्स और मेडुला कहाँ होता है वो ध्यान में आ गया। ठीक है, These respiratory centers are divided into 3 groups। तो ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, नंबर 1 इंस्पिरेटरी सेंटर, नंबर 2 इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी सेंटर, और नंबर 3 है न्यूमो
न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो ऐसे ये 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, इंस्पिरेटरी सेंटर, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी सेंटर एंड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो पहले हम देखेंगे इंस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होता है। इट इज़ लोकेटेड इन द मेडुला, है ना। जो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं इन मेडुला, ठीक है। मेडुला में ये डोर्सली प्रेजेंट होते हैं, मतलब कहाँ, मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ, ठीक है। उसके पहले हम देखेंगे इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी सेंटर कहाँ पे होते हैं। तो दीज सेंटर्स आर located in the medulla, ventrolateral group of neurons in medulla। मेडुला में ही होते हैं लेकिन वेंट्रोलैटरली प्रेजेंट होते हैं, मतलब कहाँ पे होते हैं ये हम देखेंगे। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है इट इज़ लोकेटेड इन पॉन्स, पॉन्स में होता है, दैट इज़ अपर पार्ट ऑफ पॉन्स, पॉन्स के अपर पार्ट में होते हैं ये, ठीक है। तो हम पहले देख लेंगे कि ये सेंटर्स कहाँ होते हैं। तो इस डायग्राम में देखिए ये है मेडुला, ठीक है। और यहाँ पे इंस्पिरेटरी सेंटर, ये जो पार्ट है ना ये डोर्सल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे डोर्सली, यहाँ पे इंस्पिरेटरी सेंटर के न्यूरॉन्स होते हैं, डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। अब इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सेंटर्स के कहाँ पे होंगे, तो ये साइड जो होता है इसे बोलते हैं वेंट्रल, और ये जो साइड है ये इसे लैटरल बोलते हैं। सो यहाँ इस साइड में और ये इस साइड में वेंट्रोलैटरल, ठीक है। ये हो गया डोर्सल, ये हो गया वेंट्रोलैटरल। सो वेंट्रोलैटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स विच इज़ प्रेजेंट इन मेडुला, ये कौन से सेंटर हो गए, इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी सेंटर, ठीक है। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो पॉन्स में होता है, अपर पार्ट ऑफ द पॉन्स, यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ द पॉन्स। तो आपके समझ में आ गया लोकेशन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो ये जो इंस्पिरेटरी सेंटर रहता है ना, यहाँ से इंस्पिरेशन बिगिन होता है, मतलब इन्हेलेशन, जो भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ये इसकी वजह से बिगिन होता है। इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी सेंटर से इंस्पिरेशन बिगिन होता है, इससे एक्सपिरेशन होता है, मतलब एक्सहेलेशन, ठीक है ना। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर का क्या फंक्शन है ये हम देखेंगे। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या कर सकते हैं, तो इट लिमिट्स इंस्पिरेशन, ठीक है। देन इट हेल्प्स इन स्लो वेव स्लीप, मतलब डीप स्लीप, ठीक है। एंड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, मतलब इस समय क्या होता है कि हमारे आँखों की मूवमेंट बहुत फास्ट होते रहती है, तो इसे कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमोटैक्सिक सेंटर के द्वारा ये इस तरह के मूवमेंट्स हमारे बॉडी में होते हैं, ठीक है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, आपने बहुत बार देखा होगा कि नींद में ही हमारी आंखें बहुत गोल गोल घूमती रहती है, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब हम देखेंगे अन्यूस्टिक सेंटर के बारे में। इट इज़ लोकेटेड अन्यूस्टिक सेंटर
ये मेडुला में ही होता है और ये बिल्कुल न्यूमोटैक्सिक सेंटर के अपोजिट वर्क करता है। इट वर्क्स अपोजिट, एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट टू द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ना, इसके अपोजिट काम करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर में क्या होता है कि रैपिड आई मूवमेंट स्लिप होती है और अन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है, जो रैपिड आई मूवमेंट है ना उसे कंट्रोल करता है। मतलब इट कंट्रोल्स नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लिप। मतलब इसमें आंखें गोल गोल घूमती है, इसमें नहीं घूमती है। एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स वेकफुलनेस, मतलब जागरूक अवस्था बोलेंगे उसे हम लोग। मतलब यहाँ पे डीप स्लीप नहीं होगी, जैसे यहाँ पे डीप स्लीप होती है, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। इट मीन्स इट अनेबल टू स्लीप, वेकफुलनेस। तो ये जो दोनों पॉइंट्स है ये बिल्कुल न्यूमोटैक्सिक सेंटर के अपोजिट है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अन्यूस्टिक सेंटर। तो अब हम देखेंगे केमिकल कंट्रोल। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि केमिकल कंट्रोल इज अंडर द 2 टाइप्स ऑफ बॉडीज़, कैरोटिड बॉडीज़, एओर्टिक बॉडीज़। कैरोटिड बॉडीज़ क्या है? दीज आर द टिश्यूज़, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जो कैरोटिड आर्टरी में होते हैं। और एओर्टिक बॉडीज़, ये जो टिश्यूज़ होते हैं, इट इज़ एट द बेस ऑफ एओर्टा। एओर्टा जो है ना वो हमारे हार्ट में से निकलता है। तो हार्ट और एओर्टा का जो कनेक्शन है वहाँ पे ये बॉडीज़ होती हैं। और हार्ट में से ही निकलने वाली जो कैरोटिड आर्टरी है उसमें कैरोटिड बॉडीज़ होती है। तो इन दोनों बॉडीज़ में क्या होते हैं? केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, केमिकल रिसेप्टर्स। तो ये केमिकल रिसेप्टर्स दीज आर सेंसिटिव टू partial pressure of O2 and partial pressure of CO2। कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है उससे ये केमिकल रिसेप्टर्स सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर हमारे बॉडी में पार्शियल प्रेशर CO2 का अगर बहुत हाई हो जाता है तो ये सिग्नल मेडुला की तरफ जाता है। यहाँ पे मेडुला मतलब इंस्पिरेटरी सेंटर की तरफ जाता है। और CO2 अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होकर हम इन्हेलेशन करते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो समझ में आ गया, ठीक है। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन जब हम करते हैं तो इंस्पिरेटरी सेंटर जो होता है ये एक्टिव हो जाता है। इंस्पिरेटरी सेंटर एक्टिव होने की वजह से हमारे लंग्स एक्सपांड हो जाते हैं। मतलब क्या होता है कि डायफ्राम और जो एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डायफ्राम मूव डाउन मतलब नीचे की तरफ हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और जो हमारे रिब्स स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो रिब्स और स्टर्नम जो होते हैं वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ फूल जाते। मतलब जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं, एयर अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपांड हो जाते हैं, मतलब हमारी छाती फूल जाती है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं ना, स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे जो मसल टिश्यूज़ होते हैं उनमें कुछ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, उसे स्ट्रेच रिसेप्टर बोला जाता है। तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं और स्टिमुलेट होने की वजह से वो क्या करते हैं, इम्पल्स सेंड करते हैं थ्रू वेगस नर्व के थ्रू इम्पल्स सेंड करते हैं। ये हमारी 10th नर्व है, वेगस नर्व, ठीक है। जैसे ही लंग्स एक्सपांड हो जाते हैं, एयर अंदर आ जाती है, ऑक्सीजन अंदर आ जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर आते से ही स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाता है और ये स्ट्रेच रिसेप्टर इम्पल्स सेंड करते हैं वेगस नर्व के थ्रू। कहाँ पे? एक्सपिरेटरी सेंटर। मतलब क्या कि एयर अंदर आ चुकी है, अब इसका उल्टा होना चाहिए कि एयर ब्रीद आउट भी होनी चाहिए। तो एयर अंदर आने के बाद में वेगस नर्व के थ्रू स्ट्रेच रिसेप्टर इम्पल्स सेंड करते हैं एक्सपिरेटरी
सेंटर की तरफ। एक्सपिरेटरी सेंटर एक्टिव हो जाता है और ये इनहिबिटरी इम्पल्स भेजता है इंस्पिरेटरी सेंटर को। मतलब क्या, इन्हेलेशन पूरा हो चुका है, अब एक्सहेलेशन होना चाहिए, इसीलिए इंस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिटरी इम्पल्स जाता है। इनहिबिटरी इम्पल्स किस लिए? कि इंस्पिरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनहिबिटरी इम्पल्स इस इंस्पिरेटरी सेंटर के तरफ जाते से ही जो इंस्पिरेटरी मसल्स होते हैं ना, वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स होते हैं, मतलब इंस्पिरेशन वहाँ नहीं होता है, और इंस्पिरेशन के बाद में क्या होता है? एक्सपिरेशन होता है। सो एक्सपिरेशन फॉलोज, है ना। तो ये अल्टरनेटली होते हैं ना हमारे लंग्स में, इंस्पिरेशन उसके बाद में एक्सपिरेशन, मतलब इन्हेलेशन ऑफ एयर, ऑक्सीजन अंदर आता है, CO2 बाहर निकलता है। तो इस तरह से इंस्पिरेशन के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो एक्सपिरेशन की शुरुआत हो जाती है, एक्सपिरेशन फॉलोज। तो एक्सपिरेशन में क्या होता है कि एयर लीव्स द लंग्स, है ना। इसमें एयर मतलब CO2 हमारे लंग्स से बाहर निकल जाता है, और CO2 जब हमारे लंग्स से बाहर निकल जाता है तो लंग्स डिफ्लैटेड, लंग्स क्या हो जाते हैं? डिफ्लैट हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से एयर उसमें से बाहर निकल जाए। जैसे बलून में से एयर अगर बाहर निकल जाते हैं तो कैसे हो जाता है? डिफ्लेट हो जाता है। तो वैसे हमारे लंग्स भी डिफ्लेट हो जाते हैं। तो लंग्स डिफ्लेट होने का एक बहुत ही फ़ायदा है कि यहाँ पे कि लंग्स हमारे बर्स्ट नहीं होते, इन्फ्लैट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लंग्स डिफ्लेट हो जाता है ना, तो स्ट्रेच रिसेप्टर नो लॉन्गर स्टिमुलेटेड। तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर यहाँ पे स्टिमुलेट हुए थे, ये किस लिए स्टिमुलेट हुए थे? कि इंस्पिरेशन नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक्सपिरेशन कंप्लीट हो चुका है, तो अब इंस्पिरेशन होना ज़रूरी है। तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं ना, ये स्टिमुलेट नहीं होते। अगर स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाए तो इंस्पिरेशन नहीं होगा। तो अब एक्सपिरेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं रहेंगे और इंस्पिरेटरी सेंटर नो लॉन्गर इनहिबिटेड। तो इंस्पिरेटरी सेंटर इनहिबिट नहीं होगा, इंस्पिरेशन अब बिगिन होगा, मतलब न्यू इंस्पिरेशन बिगिन हियर। तो इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेंगी। अब न्यू इंस्पिरेशन यहाँ पे बिगिन होगा, फिर से लंग्स एक्सपांड होंगे, डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, रिब्स और स्टर्नम अपवर्ड और आउटवर्ड की तरफ मूवमेंट करेंगे। फिर इंस्पिरेशन कंप्लीट हो गया तो फिर स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे। स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट किस लिए होंगे? कि इंस्पिरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी एक्सपिरेशन होना बाकी है। तो ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, वेगस नर्व की तरफ जाते हैं, वेगस नर्व इम्पल्स एक्सपिरेटरी सेंटर की तरफ भेजता है। एक्सपिरेटरी सेंटर क्या करता है? इंस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिटरी इम्पल्स भेजता है कि अब इंस्पिरेशन नहीं होना चाहिए। सो इंस्पिरेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, और मसल्स जैसे ही इंस्पिरेशन के मसल्स जैसे ही रिलैक्स होते हैं, एक्सपिरेशन हो जाता है, मतलब CO2 बाहर निकल जाता है। CO2 बाहर निकलते से ही लंग्स डिफ्लेट हो जाते हैं, और अब एक्सपिरेशन कंप्लीट हो गया तो अब इंस्पिरेशन होना ज़रूरी है। सो स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं रहते हैं और इंस्पिरेटरी सेंटर इनहिबिट नहीं होता है, इसीलिए न्यू इंस्पिरेशन बिगिन होता है, मतलब यहाँ पे इंस्पिरेटरी सेंटर एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से ये जो सारे इवेंट्स यहाँ पे हुए, इसे बोलते हैं हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स, ठीक है। दिस इवेंट इज कॉल्ड एज हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स। देन इट कंट्रोल्स डेप्थ एंड रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये जो हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स है ना, ये क्या करता है कि रेस्पिरेशन की डेप्थ और रिदम को कंट्रोल करता है। इसी तरह से हेरिंग्स ब्रूअर रिफ्लेक्स की वजह से क्या होता है कि इट प्रिवेंट्स लंग्स फ्रॉम इन्फ्लेटिंग और बर्स्टिंग, मतलब इससे हमारे लंग्स बर्स्ट नहीं होते हैं। मतलब अगर इंस्पिरेशन ही होता चला गया तो क्या होगा कि हवा अंदर भरती जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे, है ना, टिश्यूज़ बर्स्ट हो जाएंगे। तो
इंस्पिरेशन के बाद में एक्सपीरेशन होता है। ये इवेंट्स कंटिन्यूसली अल्टरनेटली होते रहते हैं, हेरिंग्स ब्रूअर्स रिफ्लेक्स जिसे बोलते हैं। तो इसकी वजह से हमारे लंग्स सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारे लंग्स में ब्रीदिंग का रेगुलेशन होता है। हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर का कनेक्शन होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? तो जो हमारा ब्रेन है सेरेब्रम, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आउटर पार्ट इज़ कॉल्ड एज कॉर्टेक्स और इनर जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं मेडुला। तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स वॉलंटरी ब्रीदिंग अलाउ करती है। वॉलंटरी ब्रीदिंग अलाउ करती है मतलब क्या? कि वॉलंटरी ब्रीदिंग में जैसे कि हम थोड़ी देर के लिए सांस रोक सकते हैं, है ना। जैसे अगर हम लोग पानी में स्विमिंग के लिए अगर जाते हैं तो पानी के अंदर जाने के बाद में हमें सांस रोकनी पड़ती है, तो ये वॉलंटरी ब्रीदिंग है। कुछ देर तक मतलब कुछ पॉइजनस गैसेस अगर हवा में है तो वो पॉइजनस गैस हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए सांस रोक के रख सकते हैं। तो ये क्या है? वॉलंटरी ब्रीदिंग है। तो ये वॉलंटरी ब्रीदिंग सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करती है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की वजह से हम लोग वॉलंटरी ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया आपके? ठीक है। तो इस तरह से ये जो वॉलंटरी कंट्रोल है ना, इट इज़ प्रोटेक्टिव। इट प्रिवेंट्स वाटर एंड इरिटेटिंग gases entering into the lungs। समझ में आ गया ना कि ये वाटर और इरिटेटिंग गैसेस को लंग्स में आने से प्रिवेंट करती है। और इसके साथ ही इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टॉप ब्रीदिंग इज़ ऑल्सो लिमिटेड बाय बिल्डअप CO2 इन ब्लड। ठीक है ना। तो जब हमारे बॉडी में CO2 बढ़ जाता है, CO2 हाई हो जाता है ना। जैसे कि हम लोग वाटर में है, पानी के अंदर है, तो हम लोग ब्रीदिंग स्टॉप कर देते हैं। लेकिन जब ब्रीदिंग स्टॉप करते हैं तो हमारे बॉडी में CO2 का परसेंटेज बढ़ने लग जाता है। तो एक लिमिट तक ही हम सांस रोक सकते हैं, है ना। इट इज़ द एबिलिटी टू स्टॉप ब्रीदिंग इज़ लिमिटेड, है ना। वॉलंटरी कंट्रोल जो होता है वो लिमिटेड होता है। ये कब तक होता है? जब तक हमारे बॉडी में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई ना हो जाए, है ना। तो जब तक हम लोग सांस रोक सकते हैं तब तक हमारे बॉडी में ऑक्सीजन होता है। और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाता है, तो हम ये जो ब्रीदिंग है ये अंडर वॉलंटरी कंट्रोल नहीं रह जाता है। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमें वॉलंटरी ब्रीदिंग अलाउ करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है ना। तो द एबिलिटी टू स्टॉप ब्रीदिंग इज़ लिमिटेड, मतलब ब्रीदिंग स्टॉप करना ये लिमिटेड होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ड्यू टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। हाई कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में बिल्डअप होता है, इसलिए हमारी जो ब्रीदिंग है, वॉलंटरी ब्रीदिंग, वो मतलब जो ब्रीदिंग हम स्टॉप करते हैं ये वो लिमिटेड ही रह जाती है। ओके।